ये लाइन इधर से जा रही है और ये लाइन इधर से जा रही है और ये लाइन इधर से जा रही है, मतलब लाइन का सही जगह से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ऐसी ही बहुत सारी लाइनों को पास कराते हैं बहुत सारी सरफेसेस के साथ और बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट की, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। यार बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है यार? आपने ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप पहले ही बता चुके हो तो ये फ्लक्स के बारे में अलग से कहां से कहानी शुरू आई? तो यार मैंने बहुत सिंपल एक तरीका अपनाया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये एक सरफेस है, हाँ ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पूरे एरियाज में है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपन। यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे एरिया में है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही हैं, क्या वो मैटर करता है कि नहीं? भाई बैंक में एक इंसान से कहा गया कि तुम्हारी जिंदगी में पैसा ही पैसा है, तुम जिंदगी भर पैसे गिनते रहोगे। बेचारा आज बैंक में कैशियर है, तो जेब में कितना गया वो मैटर ज्यादा करता है इंस्टेड की भाई कितना फ्लो हुआ, नहीं है क्या? बताओ, कैशियर के पास करोड़ों रुपए गिनने हैं मगर बेचारे की जेब में तो हजारों रुपए वाली सैलरी है। उसी तरह से ये सरफेस है, इस सरफेस से लाइंस आसपास बहुत सारी हैं, पैसा बहुत है, मगर पास कितना हो रहा है? जो पास हो रहा है वो मैटर करता है। और इसीलिए हमने ये नया कॉन्सेप्ट बनाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और ये हमसे कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। फील्ड लाइंस तो बहुत सारी हैं मगर जो पास हो रही हैं किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस। मगर यहां पर एक छोटी सी बात को ध्यान रखना कि ये लाइंस नॉर्मली होना चाहिए, यानी कि the electric flux associated with a closed surface keywords in an electric field is defined as the number of electric field lines passing through the surface normally। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास हो रही थी वो डिफाइन करता है उस सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। नॉर्मली पास होना चाहिए। अब इसके बाद कई लोगों को दिक्कत है, पता है, एक टीचर की बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो एरिया है वो स्केलर है, कहीं कहीं वो वेक्टर हो जाता है। अच्छा, मतलब ये वाली बात हो गई कि मैं कहीं पर लड़का बन जाता हूं, कहीं पे जाके अपने आप मेरा नेचर लड़की जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता भाई। फिजिकल क्वांटिटी एक डायरेक्शन में चलती हैं, आइदर मैं वेक्टर हूं या मैं स्केलर हूं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये मेरे पास अगर सरफेस एरिया है, वैसे तुम लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो ना तो बताना जरूर कमेंट में नीचे। ये मेरे पास एरिया है। अब अगर ये एरिया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल। अब इसको एरिया को ऐसे कर दो, डायरेक्शन ऐसी हो गई। एरिया को ऐसे कर दो, डायरेक्शन ऐसी हो गई। ऊपर से देखोगे डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है सरफेस से नॉर्मल। तो यहां पर अगर तुम गौर से देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट है, और अगर सरफेस का नॉर्मल बनाओ तो जो ये सरफेस एरिया बन रहा है इसकी डायरेक्शन भी इधर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से तो परपेंडिकुलर है मगर एरिया वेक्टर के पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है और अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो अगर आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, और वही लाइंस जो हम यहां से लेंगे वही लाइंस हमारी बताएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जो उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर जा रही हैं तो एरिया वेक्टर और ई दोनों पैरेलल हो जाते हैं जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जाती हैं। तो ये याद रखना, आगे अभी 2 मिनट के बाद मैं इसी पे बात करने वाला हूं। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बेचारा ये पिद्दू सा एरिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, पास हैं, तो यार उससे लाइंस ज्यादा जाएंगी, और अगर बेचारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी डिस्टेंस पर है
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो उससे कम लाइंस जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बढ़ना श्योरिटी के साथ तय है दोस्तों। इसके बाद भाई बड़ा सरफेस एरिया ले लो, है ना, बड़ा सरफेस एरिया ले लो, मतलब कि एक मोटा सा आदमी मेरे सामने खड़ा है और मुझसे कहा गया कि निशाना लगाओ, है ना, वो एक मूवी में दिखाया था अपन को कि सामने आपके एक बहुत बड़ा सा ड्रम है, उस पर निशाना लगाना है तो लगा दिया, फिर उस इंसान एक सामने के इंसान को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर तरबूज रख दिया, उसने कहा निशाना लगा, उसने बेचारे ने लगा दिया, फिर उसके ऊपर अंगूर रख दिया, उसके बाद बेचारे की पैंट की क्या हालत हुई थी वो तुम भी जानते हो। तो बात वही है, जितना बड़ा एरिया उससे लाइंस उतनी ज्यादा जाएंगी, चांसेस है टारगेट हिट करेगा, और अगर एरिया छोटा सा हो गया तो क्या होगा, उससे लाइंस भी कम जाएंगी, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से अपनी लाइंस पास हो रही हैं, अगर एरिया ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, एसआई सिस्टम ने गिफ्ट कर दिया कि भाई ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया E इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। और जैसे ही तुम्हारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया तो तुम क्या लिख सकते हो, इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और अगर तुम्हें चाहिए एक और यूनिट जो अपन अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, वो आती है वोल्ट पर मीटर, इंटू मीटर स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ये भी एक यूनिट है। बता इसलिए दी, आगे पढ़ाऊंगा, बता इसलिए दी कि कहीं बाई चांस कहीं वोल्ट मीटर लिखा हो तो अगला मत पकड़ लेना, मुझसे ये मत कहना कि आपने तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर बताया था। मैंने आपको वोल्ट इंटू मीटर भी बताया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहीं से आवाज निकल रही है, वोकल कॉर्ड हिल रही है। खैर, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत रेयर 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 यूज है, कोई टेंशन मत लो। चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, याद तो होगा नहीं, तो भाई न्यूटन यानी फोर्स, mlt-2, चार्ज यानी at, और एल स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है इसीलिए एल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पे मिलेगा ml3t-3a-1, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बट कहानी अभी खत्म कहां हुई, फिजिसिस्ट लोग खत्म कहां करते हैं चीजों को, तो बस इन्होंने भी हमसे ऐसे ही कहा, खत्म है कहानी, ज्यादा दम मत लगाना, ठीक है। इन्होंने कहा हमसे एक केस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मतलब जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर ना हो तो कोई बात नहीं, ये लो भाई, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मान लेते हैं अपने पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया मेरा ऐसा रखा हुआ है, तो मैंने कहा था ना अगर एरिया से परपेंडिकुलर मतलब सरफेस एरिया के पैरेलल, तो इसका सरफेस एरिया ऐसा आ जाएगा, ये हो गया E, ये हो गया S। अब इन दोनों के बीच में है एंगल, अब उस एंगल की वजह से या तो अब आप क्या करो, सरफेस एरिया को रिजॉल्व करो वेक्टर वाला, या फिर आप E को रिजॉल्व कर दो। तो मैंने यही दिमाग लगाया कि यार इधर E था, तो इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, E cos थीटा, और E cos थीटा जो है वो सरफेस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने बस फट से लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय जो परपेंडिकुलर है वो E cos थीटा है, या सरफेस को आप S cos थीटा लिख दो, इनटू सरफेस एरिया S E S cos थीटा। भैया ये बहुत पुरानी वाली कहानी, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने कैसे पकड़ा, मैंने ऐसे पकड़ा कि एरिया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया अपने पास वेक्टर है और कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा E डॉट S। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि खुशखबरी है, यहां पर खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जा रही होती है, cos 180 होता है माइनस, तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। और जब ये बाहर जा रहा होगा उस समय E तो इधर ही रहेगा, एरिया वेक्टर भी इस साइड से बाहर आ जाएगा। ये वही वाली बात हो गई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एरिया वेक्टर ऐसा है, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव। ये लो साहब,
इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, अगर 90 डिग्री हो जाए मतलब कि सरफेस ऐसा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, सरफेस के पैरेलल हो गई है तो, और पैरेलल हो गई तो कुछ भी कट नहीं करने वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखना। सबसे लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूंगा गॉस के टाइम पर, और वो ये है कि अभी तक आप सर्कुलर मान रहे थे सरफेस। अगर मैं आपको कहूं कि मेरी सरफेस जो है, आपको एरिया नहीं पता और बहुत डिसऑर्डर्ड सरफेस है, मतलब डिस्टॉर्टेड टाइप की सरफेस है, तो मैं क्या करूं? तो भाई जब हमसे अंग्रेजों ने यही तो करा था इंडिया में, क्या किया था? जब वो पूरों को रूल नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम दलित हो, तुम ओबीसी में आते हो, तुम लोग सुपीरियर हो, मतलब डिवाइड एंड रूल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों इंसान वही है, हाथ काटोगे तो यहाँ से जो खून निकलेगा वो कभी ये नहीं बताता कि मैं किस कास्ट का हूँ, कभी ये नहीं बताता कि मैंने ये कुरान पढ़ा था, कि मैंने गीता पढ़ी थी, कि मैंने बाइबल पढ़ी थी। तो भाई जब ये सारी चीज़ें सेम है तो इंसानों को भी सेम रहने दो, कहाँ डिवाइड कर रहे हो? देखो फिजिक्स भी वही बता रही है, डिवाइड मत करो, यहाँ सब यूनिफॉर्म है। तो देखो यहाँ पर अगर मेरी सरफेस बहुत डिसऑर्डर्ड हो गई तो क्या होगा? तो अपन क्या करते हैं ना, फिर एक छोटी सी सरफेस ले लेते हैं, पिद्दू सी, बिल्कुल पिद्दू सी। अब ये आपने ले ली तो ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर, अब जैसे ये सपोज करो ऐसा है और मैंने छोटी सी सरफेस ले ली तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और उनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अभी अपन ने लिखा ना ई डॉट एस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ई और ds इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ई एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, बट छोटा सा सरफेस एरिया लिया है क्योंकि बहुत भाई यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो डिस्टॉर्टेड टाइप का है, तो छोटा सा सरफेस एरिया से काम चलाएंगे तो फ्लक्स भी छोटी सी आएगी। और फिर हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, जैसा हमने अभी लिखा था ई डॉट एस, बट डी फाई छोटे से थोड़े से मन कहाँ भरता है, मेरे को पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए बाबा जी, मेरे को तो 95 ही चाहिए। तो जब मेरा बड़े से मन भरता है तो फिर मैथ्स आया पिक्चर में, मैथ्स ने कहा छोटे को बड़ा बनाने का एक तरीका है इंटीग्रेट कर डालो, तो मैंने दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट, और जैसे ही इंटीग्रेट किया फाई आ गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो ये आपके पास हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप कहोगे ई इंटू एस, अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ई और एस के बीच में एंगल है थीटा तो आप लिखोगे ई एस कॉस थीटा, अगर मैं आपसे कहूं बहुत छोटी सी है तो आप कहोगे हमें तो छोटे से मन नहीं भरता, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई डॉट डी एस। ये आपके पास बहुत सिंपल, और ये जो सर्कल है ये क्लोज सरफेस को दिखा रहा है। तो अब अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूरी राम कहानी तैयार हो चुकी है। मैं समझ चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कैसे काम करती है, क्यों मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी। कैशियर के पास पैसे बहुत थे, बेचारे की जेब में बहुत कम थे, और ऐसे होंगे तो उनको लग रहा होगा चलो कोई तो है जो हमारे बारे में बात कर रहा है। खैर, तो इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहो, मचाते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी डिमांड्स नीचे कमेंट में डालते रहो, हम आज नहीं तो कल उसे पूरा कर ही देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हो।